नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे होने वाला है। आज हम देखेंगे इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको इंसेक्ट बॉडी से बाहर उसको रिमूवल यानी उसको बाहर निकाल देना, ये कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, जो नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया और यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और अमोनिया हो गया। इन तीनों का उत्सर्जन शरीर के बाहर इंसेक्ट के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन कार्बन से संबंधित जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो CO2 के रूप में शरीर से बाहर श्वसन की प्रक्रिया में वो सारे बाहर शरीर से निकाल दिए जाते। तो वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन है और ये नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन है। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनका हैबिटेट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हैबिटेट के हिसाब से जो इंसेक्ट होते हैं वो अमोनोटैलिक इंसेक्ट हो सकते हैं, यूरिकोटैलिक इंसेक्ट हो सकते हैं या यूरियोटैलिक इंसेक्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के इंसेक्ट उनके हैबिटेट के बेसिस पे हो सकते हैं। अमोनोटैलिक इंसेक्ट वे इंसेक्ट हो सकते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीटरी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं, और अमोनिया एक्सक्रीटरी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करने वाले इंसेक्ट वे होंगे जो जलीय हैबिटाट में, एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं। और एक्वेटिक हैबिटाट में होने के कारण से इनके पास में जल की कोई कमी नहीं होती है और एक्सेस मात्रा में ये जो अमोनिया होती है उसको जल में घोल के और उसका एक्सक्रीशन कर देते हैं। हम जानते हैं अमोनिया बहुत ज़्यादा विषैली होती है, तो उसको घोलने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये सिर्फ एक्वेटिक हैबिटाट में ही पूरी की जा सकती है। तो इसलिए अमोनिया का एक्सक्रीशन हमेशा एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक इंसेक्ट के द्वारा ही देखा जाता है। दूसरा है यूरियोटेलिक। ऐसे जंतु जो टेरेस्ट्रियल हैं, ऐसे इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल हैं वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और सामान्यतः जो डेजर्ट में रहने वाले इंसेक्ट या एनिमल्स जो होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिक एसिड में और भी कम पानी की जो मात्रा है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इंसेक्ट का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेलपिगियन ट्यूबुल है। और मेलपिगियन जो ट्यूबुल है ये 95 से 99% तक एक्सक्रीशन जो होता है ये इंसेक्ट बॉडी में कर सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट की बॉडी में और ऐसी संरचनाएं भी होती हैं जो एक्सक्रीशन में भाग लेती हैं, जैसे फैट बॉडी हो गई, जैसे गट रीजन हो गया, नेफ्रोसाइट हो गया और सिफेलिक ग्लैंड। ये सभी सेकेंडरी और सेकेंडरी या एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं और ये लेस देन 1% एक्सक्रीशन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम मेलपिगियन ट्यूबुल है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मेलपिगियन ट्यूबुल है, सबसे पहले इसको मार्सेलो मेलपिगियन ने ऑब्जर्व किया था, अतः साइंटिस्ट के सम्मान में इसको नाम दे दिया गया मेलपिगियन ट्यूबुल। अब जो मेलपिगियन ट्यूबुल का नंबर है ये स्पीसीज टू स्पीसीज, इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी करता है। हो सकता है किसी इंसेक्ट में इसकी संख्या 0 हो सकता है किसी में 2 हो, 4 हो, नहीं हो, 100 हो, 150 हो। तो ये इंसेक्ट पे डिपेंड करता है कि इंसेक्ट कैसा है, किस स्पीसीज का है, किस जीनस का है, उसके हिसाब से ये सभी डिसाइड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोलम्बोला की, तो इसमें 0 है मेलपिगियन ट्यूबुल की संख्या। हाइमेनोप्टेरा का लार्वा इसमें 2 है, डिप्टेरा 4 है, इसमें कोलियोप्टेरा 6 और एफेमेरोप्टेरा इसमें 8 से लेकर के 10 मेलपिगियन ट्यूबुल देखी जाती है। ओडोनिटा में 50 से 100 और ऑर्थोप्टेरा में 200 से 300 मेलपिगियन ट्यूबुल देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो जो इसका ओरिजिन होता है वो जो है मिडगट और जो हाइंडगट होती है उसके बीच के भाग से जो मेलपिगियन ट्यूबुल है उसका ओरिजिन देखा जाता है।
अब मेलपिगियन ट्यूबुल सिस्टम हम देख लेते हैं एक बार। मेलपिगियन ट्यूबुल सिस्टम जो है ये दो प्रकार का होता है, सिंपल मेलपिगियन ट्यूबुल सिस्टम और दूसरा क्रिप्टोनेफ्रिडियल मेलपिगियन ट्यूबुल सिस्टम। तो क्रिप्टोनेफ्रिडियल एमटीएस और सिंपल एमटीएस। अब ये दोनों टाइप के जो हैं ये आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यानी टाइप ए, टाइप बी, और क्रिप्टोनेफ्रिडियल जो होगा वो टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड होगा। सिंपल का मतलब क्या है और क्रिप्टोनेफ्रिडियल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब होगा कि इनमें जो मेलपिगियन ट्यूबुल होगी ये बिल्कुल एकदम इसका जो दूरस्थ सिरा होगा, ये जो डिस्टल एंड होगा ये एकदम फ्री होगा, और जो हीमोलिम्फ होगा इनका उसमें लहराता हुआ ये पाया जाएगा। और जबकि क्रिप्टोनेफ्रिडियल आप लोग देख रहे हैं, क्रिप्टोनेफ्रिडियल में जो ये डिस्टल पार्ट होता है ये लहराता हुआ यानी फ्री एंड नहीं पाया जाएगा। डिस्टल एंड इनमें फ्री नहीं होता है क्रिप्टोनेफ्रिडियल में, और इनमें सिंपल एमटीएस में ये जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ मेलपिगियन ट्यूबुल जो होता है ये फ्री होता है। और ये फिल्म इसलिए होती है कि क्रिप्टोनेफ्रिडियल जो सिस्टम है ये उन इंसेक्ट में पाया जाता है जिनमें हमको वाटर कंजर्वेशन वाली फिल्म लगानी होती है। तो जिनमें वाटर कंजर्वेशन करवाना होता है वहाँ क्रिप्टोनेफ्रिडियल मेलपिगियन ट्यूबुल सिस्टम हम लगा देंगे। तो सबसे पहले सिंपल एमटीएस में बात करते हैं टाइप ए। तो ये मिडगट हो गई और ये हाइंडगट हो गई। मिडगट और हाइंडगट का जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ तक मिडगट, और इसके बाद में यहाँ से हाइंडगट चालू हो जाती है। तो इन दोनों का ये जो बीच का पोर्शन है ये वाला, यहाँ से मेलपिगियन ट्यूबुल की ओरिजिन होती है। तो टाइप ए जो है इसमें पूरी मेलपिगियन ट्यूबुल के यदि आप सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो उसकी जो मोटाई होगी वो एक समान होती है। उसकी मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई जोन नहीं पाया जाता है, वो एक समान, पूरी लेंथ उसकी एक समान होती है। लेकिन यदि आप टाइप बी की बात करेंगे तो टाइप बी में स्टार्टिंग का जो कुछ पार्ट होगा माइक्रोट्यूबुल का वो ग्रैनुलर जोन कहलाएगा। उसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनका काम है रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, वो पुनर्अवशोषण का काम उनके द्वारा होता है। और इससे आगे की जो जोन होगी ये ट्रांसपेरेंट जोन होती है और इसको फ्लूइड जोन बोला जाता है, और इसका काम जो होगा वो सिक्रेशन का काम होगा। ऐसे ही क्रिप्टोनेफ्रिडियल में फिर से टाइप ए और टाइप बी टाइप का क्रिप्टोनेफ्रिडियल मेलपिगियन ट्यूबुल सिस्टम पाया जाता है। टाइप ए जिसकी पूरी लेंथ जो होगी वो एक समान होगी, उसकी मोटाई जो होगी एक समान होगी, मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान रूप से होती है पूरी मेलपिगियन ट्यूबुल। और टाइप बी जो होती है उसका स्टार्टिंग का जो कुछ सिरा होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, या हम कहें वो ग्रैनुलर जोन कहलाता है जिसका काम रीअब्जॉर्प्शन का होगा। और जो नीचे का जो हिस्सा होगा, नीचे वाला पूरा जो हिस्सा होगा वो इसी की तरह फ्लूइड जोन कहलाएगा और उसका काम सिक्रेशन का होता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो मेलपिगियन ट्यूबुल है, इसके एग्जाम्पल ऑर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा, और उसको याद करने की ट्रिक है OHCL। एच से हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा। HCL एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं OHCL। तो अब हम बात करेंगे जो मेलपिगियन ट्यूबुल है उसकी अनुप्रस्थ काट के ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो हम देखेंगे। तो उसके सबसे अंदर ल्यूमेन पाई जाती है, और ल्यूमेन के जस्ट बाहर की साइड में विलियाँ होती हैं, विली पाई जाएगी, और सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर एपिथेलियम सेल्स होंगी और इसके साथ न्यूक्लियस होगी। ये पूरी एक कोशिका होती है। इस पूरी कोशिका को यदि हम जूम करके देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगी। इस एक कोशिका में हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के जोन होते हैं। पहला है बेसल जोन, दूसरा है इंटरमीडिएट जोन, और तीसरा है एपिकल जोन। एपिकल यानी सबसे ऊपर का जोन, इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ये विली वाला हिस्सा होता है, इनको विली कहते हैं, और ये इसके अंदर की साइड में ल्यूमेन होती है और ये न्यूक्लियस पाया जाएगा। और जो बेसल जोन होती है, बेसल जोन्स में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं,
और जो इंटरमीडिएट जोन होती हैं ये विसरल जोन होती है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो ये हमने एक सिंगल सेल ऑफ माइक्रोट्यूबुल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशंस फॉर इंसेक्ट या मॉडिफिकेशंस की, क्या क्या मॉडिफिकेशन माइक्रोट्यूबुल्स को करना पड़ता है, यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन में हो सकते हैं। तो पहला हम मॉडिफिकेशन देखेंगे मस्कुलर मॉडिफिकेशन। मस्कुलर मॉडिफिकेशन क्या होगा कि जैसे जो माइक्रोट्यूबुल्स है उसमें सर्कुलर और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है उनका आवरण जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, तो वो मॉडिफिकेशन मस्कुलर मॉडिफिकेशन में आएगा। दूसरा है माइक्रोविली मॉडिफिकेशन। तो माइक्रोविली क्या मॉडिफिकेशन क्या होगा कि ये जैसे आपकी माइक्रोट्यूबुल है, ये कंप्लीट आपकी माइक्रोट्यूबुल है, तो माइक्रोट्यूबुल के अंदर की साइड में कुछ प्रोक्सिमल पार्ट में कुछ ऐसे दांतेनुमा संरचना पाई जाएंगी, तो इनको हनी कॉम्ब लैटिस कहेंगे। और जो डिस्टल पार्ट है इसमें हेयर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको ब्रश बॉर्डर कहेंगे। तो यानी जो माइक्रोविली है यहाँ पे दो स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। माइक्रोविली के दो टाइप यहाँ पे पाए जाते हैं माइक्रोट्यूबुल सॉरी मैलपिगियन ट्यूबुल में। तो ये हमने दूसरा टाइप का मॉडिफिकेशन देख लिया। तीसरा है पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन कहते किसको हैं, तो माइक्रोट्यूबुल्स के अंदर की साइड और बाहर की साइड, यानी अंदर की साइड और बाहर की साइड एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये माइक्रोट्यूबुल, ये इसके अंदर की साइड एक मेम्ब्रेन और ये इसके बाहर की साइड एक मेम्ब्रेन। तो इस अंदर और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इन दोनों को पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये एक टाइप का मॉडिफिकेशन इसमें पाया जाता है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन क्या कहती है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि जो मैलपिगियन ट्यूबुल है उसके बाहर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अच्छी खासी कंसंट्रेशन इकट्ठी हुई रहती है। जैसे ही बॉडी में यूरिक एसिड बनता है तो यूरिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन कर लेता है और सोडियम यूरेट और पोटेशियम यूरेट का निर्माण कर देता है और एक्सेस अमाउंट में यहाँ वाटर का निर्माण होता है। और ये जो मैलपिगियन ट्यूबुल है इसका ये जो डिस्टल पार्ट है, ये वाला जो जितना हिस्सा है ये डिस्टल हिस्सा है, ये जो डिस्टल पार्ट है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम यूरेट के लिए परमिएबल होता है। यहाँ से सिर्फ सोडियम और पोटेशियम यूरेट ही अंदर जा सकता है। तो जो जा सकता है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा इस डिस्टल पार्ट के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के पश्चात ये पोटेशियम यूरेट और सोडियम यूरेट CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने पर, CO2 की उपस्थिति में ये वापस से पोटेशियम हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टूट जाते हैं, प्लस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और साथ में ही यूरिक एसिड यहाँ पे रिलीज हो जाता है। और जो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मैलपिगियन ट्यूबुल है ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए परमिएबल होता है। तो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन मेथड के साथ ही ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर आउटसाइड इसकी मूवमेंट शो होती है और ये बाहर इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है। और जो इस पूरी रिएक्शन में जो यूरिक एसिड बना होता है वो नीचे फीकल मैटर या फिर यूरिन के द्वारा इसको बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारा साइकिल यहाँ पे मैलपिगियन ट्यूबुल में कंप्लीट होता है। अब हम कंप्लीट गट रीजन जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके एस्पेक्ट से देखते हैं और फिर उसके बाद में जो मैलपिगियन ट्यूबुल होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये मिड गट का दिखाया गया है, ये हाइंड गट दिखाई गई है और हाइंड गट के बाद में ये जो है लास्ट वाला पार्ट, ये रेक्टम वाला पार्ट दिखाया गया है। इस पे हमने सुपीरियर एम्प्टी की बात की है और इन्फीरियर एम्प्टी की बात की गई। तो इसमें हम सबसे पहले जो सुपीरियर मैलपिगियन ट्यूबुल जो होगी उसमें हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन उसमें होता है। तो सबसे पहले डॉटेड लाइन जो है इसके द्वारा यूरेट का एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा शुगर का, तीसरा अमीनो एसिड, फिर यूरिया, सोडियम, दूसरे आयन और पोटेशियम और हाइड्रोजन का यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ की pH 6.8 से 7.5 होती है और इस एरो के डायरेक्शन के द्वारा हमने इसको नीचे दिखाया गया है। ये नीचे गट रीजन से सारे एब्जॉर्प्शन होकर ये गट रीजन में आता है, गट रीजन से हाइंड रीजन की तरफ जाता हुआ और यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ रेक्टम में आने पर जो यहाँ रेक्टम की pH होगी वो 3.5 से 4.5 होगी। यहाँ H2O जो होगा उसको यहाँ हीमोलिम्फ जो होगा इस बॉडी का, सॉरी हीमोसील जो होगा, इस हीमोसील में H2O, सोडियम, पोटेशियम इन सभी को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। सोडियम, पोटेशियम और जो
सोडियम पोटेशियम जो होंगे इनको बाहर हीमोसील में भेज दिया जाता है, और यहाँ अमीनो एसिड जो होगा उसको यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से भेज दिया जाएगा, और जो यूरिक एसिड है ये रेक्टम के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। और यहाँ जो जो साइन हुए उनका मतलब हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वाली डॉटेड तीर जो कि दिखाती है अननाउन ट्रांसपोर्ट को, तो डॉटेड तीर यहाँ अमीनो एसिड के लिए है, यहाँ अमीनो एसिड के लिए डॉटेड तीर है, और यहाँ पे यूरेट जो है ये यूरेट के लिए डॉटेड तीर हमने यूज की है। तो इन दोनों का जो पासेज है, पाथवे है, ये अभी तक ज्ञात नहीं है, अननाउन है। दूसरा तीर है बिल्कुल, जिसको कलर से भरा हुआ नहीं दिखाया गया है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। शुगर, अमीनो एसिड, यूरिया और जो दूसरे आयन हैं इनका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा एक घूमती हुई एरो दिखाई गई है, जो ये है, ये बल्क फ्लो को दिखाती है, यानी सारे जो पदार्थ हैं वो सारे मिल करके एक साथ उनका जो प्रवाह होता है उसको बल्क फ्लो बोलते हैं। तो ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन बल्क फ्लो को शो करती है। तीसरी ये जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये शो करती है जो सॉलिड लाइन है ये शो करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, और ये जो लाइन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ना समझिए आप, ये सिंबल है एग्जिट होने का, कि ये जो यहाँ से एग्जिट होने का सिंबल हमने बनाया है। तो ये कंप्लीट फिजियोलॉजी थी, एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिजियोलॉजी की और वीडियोज़ हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे, और एमएससी जूलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सब्जेक्ट को ऐसे ही पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अच्छे से आप सभी लोगों को पढ़ाया जाए, जिससे कि ये टॉपिक आप सभी के लिए आसानी से समझ में आए और एग्ज़ाम में आप इनको लिख सकें। और जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे कि उन सभी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो सके। थैंक यू।